अभी हमने पिछले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं उनको कवर किया था, उनके टाइप्स कवर किए थे, वो किस तरह से पोजीशन के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं वो डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है परमानेंट टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल डिवीज़न करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है परमानेंट टिश्यूज़ एंड देयर क्लासिफिकेशन। परमानेंट टिश्यूज़ डेफिनेशन अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ की लिखेंगे तो सिंपल सी होती है, द टिश्यू विच हैव नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स, अगर ये सेल डिवाइड नहीं करते तो ये मैच्योर सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नॉन डिवाइडिंग सेल होने के साथ में जो सेल पाए जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, दे आर मैच्योर सेल। मैच्योर सेल का मतलब है इनके पास में फिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका फंक्शन फिक्स्ड है। हर एक परमानेंट टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कुछ जगहों पर थोड़े थोड़े अमाउंट में लोकलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होती है यही सबसे अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी में। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। ये इतना अबंडेंट है लेकिन ये डिवाइड तो करता नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं करता तो नए सेल प्रोड्यूस करना इसके बस की बात नहीं है। तो परमानेंट सेल को बनाने का काम होता है मेरिस्टेम्स का। तो जो परमानेंट सेल्स बनाई जाती हैं, जो परमानेंट टिश्यू बनाई जाती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? परमानेंट सेल्स ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फ्रॉम मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम भी हमारे पास में दो तरह की थी, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाले सेल आगे चल के मैच्योर होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से निकलने वाले सेल आगे चल के मैच्योर होते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। तो जो परमानेंट टिश्यू हैं ये भी दो तरह के हो जाते हैं बेस्ड ऑन कि इनका ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टेम से हो रहा है या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम बुलाते हैं, उससे हो रहा है। तो ये हमारे पास में परमानेंट टिश्यूज़ के बेसिक फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन। परमानेंट टिश्यूज़ को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कि परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के सेल से मिलकर के बना हुआ है, कितने तरह के सेल से मिलकर के वो बना हुआ है, उसके बिहाफ पे हम परमानेंट टिश्यूज़ को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। इसमें से जो पहला ग्रुप है दैट इज़ सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम पहला ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो दूसरा ग्रुप है दैट इज कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। अब जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है उसी से इनकी डेफिनेशन निकल करके आती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल प्रेजेंट है। जितने भी सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के होंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में जितने भी सेल होते हैं दे आर ऑल ऑफ सिंगल टाइप के सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल सेल्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। जबकि अगर हम कंपाउंड परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कंपाउंड परमानेंट टिश्यू कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है। तो मिक्सचर ऑफ और मिक्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पे कई तरह के डिफरेंट सेल प्रेजेंट होंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक ही तरह का सेल होगा और एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहा होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में हमारे तीन टिश्यू पढ़े जाते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनका स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शन तीनों डिफरेंट होता है। पहले बात करते हैं पैरेनकाइमा की। जो पैरेनकाइमा है दिस इज लिविंग सेल। लिविंग सेल हैं जो कुछ फिजियोलॉजिकल रोल या फिर फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं।
तो पैरेनकाइमा कैसा है? लिविंग सेल, और कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो पैरेनकाइमा के बिहाफ पर ही होते हैं। चाहे हम बात करें फोटोसिंथेसिस करवाना हो, वो कौन करवाता है? पैरेनकाइमा। चाहे बात करना हो स्टोरेज करवाना हो, तो वो कौन कराएगा? पैरेनकाइमा। चाहे बात करें सिक्रीशन कराना हो, तो वो कौन कराएगा? पैरेनकाइमा। चाहे बात करें एब्जॉर्प्शन कराना हो, तो वो कौन कराएगा? पैरेनकाइमा। जितने भी फंक्शनल रोल प्लांट परफॉर्म करता है, कोई भी फंक्शन, बस वो फंक्शनल होना चाहिए, तो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन पैरेनकाइमा ही परफॉर्म कराता है। क्योंकि पैरेनकाइमा सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कराता है, इसीलिए प्लांट बॉडी में या प्लांट ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू पैरेनकाइमा ही होता है। प्लांट बॉडी में कहीं पर भी कोई टिश्यू प्रेजेंट है, कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, वहाँ पर सबसे अबंडेंट टाइप का टिश्यू जो होगा वो पैरेनकाइमा होगा। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट ऑर्गन्स, जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उसमें भर भर के पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं। अब पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है, फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑर्गन्स के अंदर में प्रेजेंट है। अगर ये लिविंग सेल है तो इसकी सेल वॉल जो होती है, दिस इज थिन एंड पैक्टोसेल्यूलोज। यहाँ पर एक पतली सी सेल वॉल होती है, बहुत मोटी सेल वॉल नहीं होती है, जो कि पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कोई भी एडिशनल डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल के अंदर में एडिशनल डिपोजिशन प्रेजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पैरेनकाइमा का काम सपोर्ट देना नहीं है। पैरेनकाइमा एक ही काम नहीं करता, वो है नॉट गिव सपोर्ट। अब इसको अगर सपोर्ट देना ही नहीं है तो इसके सेल वॉल बहुत रिजिड या बहुत टफ होने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है, पैक्टोसेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई भी एडिशनल डिपोजिशन सेल वॉल में नहीं है क्योंकि इसका सपोर्ट देना काम नहीं है। सपोर्ट देना काम है कोलेनकाइमा का और स्क्लेरेनकाइमा का। जो सेल होते हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। साइज में अगर हम बात करें तो पैरेनकाइमा में मिलने वाले सारे के सारे सेल एक जैसे साइज के होते हैं एक पर्टिकुलर पैरेनकाइमेटस टिश्यू में। आइसोडायमेट्रिक होने के साथ में इनका शेप बहुत वेरिएबल हो सकता है। भाई शेप इनका बहुत वेरिएबल हो सकता है, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, तो वेरिएबल शेप के हो सकते हैं। लेकिन जितने भी एक पर्टिकुलर पैरेनकाइमा टिश्यू में प्रेजेंट होंगे सेल, वो आइसोडायमेट्रिक होंगे, उनका साइज जो होता है वो सेम टाइप का होता है। अरेंजमेंट की बात करें तो दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, जहाँ पे सेल एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल के बीच में स्पेस एब्सेंट होता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। या फिर लूज अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, या फिर लूज अरेंजमेंट भी पॉसिबल है जहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा। तो ये बात हो गई पैरेनकाइमा की। पैरेनकाइमा को आप ऐसे समझेंगे कि भाई जितना भी घर में काम होता है ना, जितना भी घर में काम होता है, जितना भी प्लांट बॉडी में काम होता है, वो सारा का सारा पैरेनकाइमा पर ही डिपेंडेंट है। सिर्फ एक काम को छोड़ के सपोर्ट देना काम है इन दोनों का। सपोर्ट के अलावा जो भी फंक्शन है वो सब पैरेनकाइमा के थ्रू ही होने वाला है। पैरेनकाइमा के बाद में हम बात करने वाले हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा जो है दिस इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल मतलब ये सपोर्ट देगा, लेकिन ये लिविंग सेल के अंदर काउंट किया जा रहा है। तो ये जो सपोर्ट देने वाला है वो बहुत रिजिड सपोर्ट नहीं देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी के बजाय ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को? फ्लेक्सिबिलिटी। भाई सपोर्ट दो तरह से दे सकते हो, एक तो बहुत रिजिड बना के वो बिल्कुल बेंड ना हो, बिल्कुल मूव ना करे, और दूसरा है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके। तो जो कोलेनकाइमा होता है दिस इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ये सपोर्ट देता है लेकिन सपोर्ट के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
इसके फ्लेक्सिबल नेचर प्लांट बॉडी को, प्लांट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। अब कोलेनकाइमा के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, जो कोलेनकाइमा होता है उसका स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कोलेनकाइमा के जो सेल हैं आर पोजेस, कोलेनकाइमा के सेल जो होते हैं वो पोजेस करते हैं एक सेल वॉल मेड ऑफ पैक्टिन, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। जैसी नॉर्मल सेल वॉल होती है प्लांट की, पैक्टिन की, सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, वही बनी रहती है। बट ये जो पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है ये अनइवन डिपोजिशन शो करते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं? अनइवन डिपोजिशन। इनका डिपोजिशन यूनिफॉर्म या फिर इवन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। जो सेल के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होती है। जो डिपोजिशन होगी वो ज़्यादा कहाँ पे होगी? मोर डिपोजिशन एट कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा डिपोजिशन देखने को मिल रही होती है। अगर हम एक सेल बनाए यहाँ पे कोलेनकाइमा का, तो इसकी जो कॉर्नर वाली सेल्स हैं यहाँ पे क्या चीज़ डिपॉजिट है? यहाँ पे डिपॉजिट है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। ज़्यादा डिपॉजिट है। ये वाला स्ट्रक्चर भी जो बीच का लाइन है ये भी हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन का बना है, लेकिन कॉर्नर्स पे डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इस डिपोजिशन में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपोजिशन है, सबसे प्राइम डिपोजिशन है, वो पैक्टिन का होता है। पैक्टिन जो होता है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में काम करेगा। जो कोलेनकाइमा की फ्लेक्सिबिलिटी है वो पैक्टिन डिपोजिशन की वजह से ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मेन इसमें डिपोजिशन पैक्टिन का होता है। बाकी हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट की बात करें तो कोलेनकाइमा हमेशा एक शीट का फॉर्मेशन करता है। कोलेनकाइमा हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन फॉर्म ऑफ अ शीट या फिर लेयर। अब कोई भी चीज़ अगर शीट बनानी है या फिर उसको एक लेयर का फॉर्मेशन करना है तो उसके सेल आपस में चिपक चिपक के प्रेजेंट होने चाहिए या फिर एकदम कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होने चाहिए भाई, तभी शीट बनेगी। शीट तो बिना सेल के पास होने से बनेगी नहीं। तो शीट बनाने के लिए यहाँ पर जो सेल होते हैं वो इस तरह से बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इस तरह का शो करेंगे। हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट है? कॉर्नर्स पे डिपॉजिट है पैक्टिन, डिपॉजिट है हेमीसेल्यूलोज, और सेल्यूलोज भी डिपॉजिट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैक्टिन डिपॉजिट है। यहाँ पर देखो एक शीट का फॉर्मेशन हुआ, और शीट बनने के लिए जो सेल है आपस में वो काफ़ी क्लोजली चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है। कोलेनकाइमा के अंदर में इंटरसेल्यूलर स्पेस हमेशा ही एब्सेंट होना पड़ेगा। ये कोलेनकाइमा के अंदर में इंटरसेल्यूलर स्पेस हमेशा एब्सेंट होता है, जबकि पैरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस हो भी सकता था और इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं भी हो सकता था। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा जो प्लांट बॉडी होती है उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। भाई मान लो ये प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ये लेयर हो गई एपिडर्मिस की। ठीक, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पे कोलेनकाइमा होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होता है? कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर वाली लेयर। अच्छा, दो फॉर्म में ये शीट या लेयर की फॉर्म में अरेंज हो सकता है, या तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कॉन्टिन्यूस लेयर यहाँ पे बना रहा है,
या फिर फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बीच बीच में छोटी छोटी लेयर्स बना लेता है। एक लेयर बनी, फिर दूसरी जगह पर दूसरी एक शीट है, फिर तीसरी जगह पर तीसरी, डिसकॉन्टिन्यूअस शीट की फॉर्म में भी एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शन पे। हमने इसका ये बता दिया भाई इसका फंक्शन क्या है। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन समझने के लिए सबसे इजी तरीका है, जो फंक्शन हमारी बॉडी में मसल परफॉर्म करती है, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में क्या परफॉर्म करती है, मसल परफॉर्म करती है, सेम फंक्शन प्लांट बॉडी में कोलेनकाइमा परफॉर्म करता है। मसल का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सपोर्ट प्रोवाइड होता है। वही काम होता है इनके कोलेनकाइमा का। तो इट इज एनालॉगस टू अवर मसल्स, एनालॉगस टू ह्यूमन मसल्स। मतलब क्या प्रोवाइड करना है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखा होगा कई बार प्लांट्स जो होते हैं हवा चलने पर भी जल्दी से बेंड नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, बार बार वो हवा चलने के बाद भी फ्लेक्सिबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किन प्लांट पार्ट्स में ये पाया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी किसको चाहिए? अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी बात करें शूट में और रूट में, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसको चाहिए होगी? शूट को चाहिए होगी या रूट को चाहिए होगी? फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शूट को चाहिए होगी, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में फ्लोट करता हुआ शूट वाले पार्ट होते हैं। चाहे हम स्टेम की बात करें, शूट में भी दो पार्ट होते हैं, स्टेम प्लस लीफ। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्हीं दोनों को चाहिए, क्योंकि यही एयर के कांटेक्ट में होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। रूट की बात करें तो रूट तो सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब अगर वो सॉइल में फर्मली जुड़ा हुआ है तो सॉइल में तो वो बेंड हो नहीं सकता, सॉइल में तो वो इधर उधर मूव कर नहीं सकता, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोलेनकाइमा की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो कभी भी रूट में प्रेजेंट नहीं होगा। कोलेनकाइमा अगर प्रेजेंट होगा तो शूट में होगा, शूट में मतलब या तो स्टेम में या फिर लीफ में या दोनों में, ठीक है, लेकिन रूट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं शूट में भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओनली डाइकॉट्स, ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है? ओनली एंड ओनली डाइकॉट। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रोमिनेंटली पाया जाता है, मोनोकॉट्स में प्रोमिनेंटली नहीं पाया जाता है। डाइकॉट्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ यंग स्टेज में देखने को मिलता है। अच्छा एक सेकेंड, डाइकॉट के अंदर में यंग स्टेज अभी छोड़ देते हैं। ओनली डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में दो जगह पर मिलता है, स्टेम में और लीफ के पेटियोल में। लीफ के पेटियोल में भाई हमारा जैसे पत्ता होता है तो एक ये एक्सपेंडेड पार्ट है जिसको हम लमाइना बोलते हैं, ये लमाइना हो गया। लमाइना के अलावा हमारे पास में ये पिटियोल होता है ना। ये पिटियोल प्लांट बॉडी से कनेक्टेड रहता है और प्लांट बॉडी में लीफ को फ्लोट कराने में, लीफ को फ्लेक्सिबल बनाने में इसी पिटियोल का रोल होता है। स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम जब यंग स्टेज में होती है, ओनली यंग स्टेज, बाद में उसको ज़रूरत नहीं होती है। बाद में जब लकड़ी का फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रेंथ उसके पास में अपने आप आ जाती है, तो फिर वहाँ पे कोलेनकाइमा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब यंग स्टेज होता है, हरे कलर का प्लांटलेट होता है, तो वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। लीफ पिटियोल का केस अलग है। लीफ पिटियोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीफ पिटियोल में कोलेनकाइमा लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होता है, लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा पिटियोल के अंदर में लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होता है डाइकॉट प्लांट्स में। रूट में कभी भी नहीं मिलता। मोनोकॉट्स में जनरली एब्सेंट होता है, हम मान के चलेंगे एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कोलेनकाइमा की चीज़ें, जहाँ पे इसका काम क्या है? इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी देने के साथ में कई बार वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है। कई बार कोलेनकाइमा के अंदर में कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमेटस जो सेल्स होते हैं वो पोजेस करके रखते हैं, उनके अंदर में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और जब भी उनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए भी ठीक है कि भाई यंग स्टेम में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होता है या लीफ में प्रेजेंट होता है,
और दोनों ही पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होते हैं। तो ज़्यादातर टाइम कोलेनकाइमा के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा होता है। ये हो गया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बाद में हम चलते हैं थर्ड टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। जो थर्ड टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की पहले हम कुछ खास बातें समझ लेते हैं। कंप्लीटली डेड टिश्यू, इसके अंदर में जो सेल प्रेजेंट है वो कंप्लीट डेड टिश्यू होते हैं, वो लिविंग टिश्यू नहीं है। अभी तक हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, कोलेनकाइमा पढ़ा, दोनों ही लिविंग टिश्यू के अंदर में काउंट किए जा रहे थे। स्क्लेरेनकाइमा पहला ऐसा टिश्यू है जो पूरी तरह से डेड है। डेड होने का रीज़न क्या है भाई? डेड होने का रीज़न क्या है? मैं डेड होने का रीज़न भी बता देता हूँ। जब एक कोलेनकाइमा यंग स्टेज में था, तो उसके ऊपर में एक पतली सी लेयर थी प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई थी, पैक्टिन की बनी हुई थी, प्लस हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल थी जब ये यंग स्टेज में था। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है तो ये अपने ऊपर में नई सेल वॉल डेवलप करता है। पता ही होगा भाई, नई सेल वॉल डेवलप कर लेता है ना। और जो नई सेल वॉल ये डेवलप करने वाला है, उसमें लिग्निन डिपोजिशन करने लगता है। उसमें ये क्या करने लगता है? लिग्निन डिपोजिशन करने लगता है। इधर क्या डिपॉजिट कर लेता है? ने क्या डिपॉजिट कर लिया? लिग्निन डिपॉजिट कर लिया। ये पूरा लिग्निन है, ये पूरा लिग्निन है जो कि सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज लिग्निन। लिग्निन आप याद रखिए कि वाटर इम्परमिएबल है, यहाँ के थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता। अगर वाटर एंटर नहीं कर पाएगा तो बीच में जो प्रोटोप्लाज्म था, जो यहाँ पे लिविंग मटेरियल था सारा, वो क्या होता है? थोड़ी देर बाद डेड हो जाता है और यहाँ पे खाली ल्यूमन बच जाता है। यहाँ पे क्या बच जाता है? ल्यूमन। और वो ल्यूमन भी बहुत ही छोटा हो जाता है कंपैरेटिवली। जैसे जैसे लिग्निन डिपॉजिट होता जाएगा, ल्यूमन क्या होता जाएगा? ऑब्लिटर होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इस ल्यूमन को करेक्ट टर्म हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। तो जो सेंट्रल ल्यूमन है वो दबता चला जाता है, छोटा होता हो चला जाता है बिकॉज ऑफ लिग्निन। याद रखें, लिग्निन जो है ना वो एक साथ डिपॉजिट नहीं होता। लिग्निन छोटे छोटे पार्ट्स में डिपॉजिट होता है। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर लिग्निन कम डिपॉजिट है। लिग्निन डिपॉजिट होगा लेकिन कम डिपॉजिट होगा, जो हमने ये गैप्स छोड़ रखे हैं। यहाँ पे लिग्निन है, नो डाउट यहाँ पे लिग्निन है, लेकिन लिग्निन कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है। तो ऐसे रीजन जहाँ पर लिग्निन कंपैरेटिवली कम डिपॉजिट होता है, इनको हम बोलते हैं पिट्स। इनको ये बुलाया जाता है पिट्स। तो इस तरह से एक लिविंग सेल एक किस में कन्वर्ट हो गया? एक डेड सेल में, जिसके अंदर लिग्निन की सेल वॉल, बहुत ही मोटी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है, और ल्यूमन जो है, बीच की खाली जगह जो है वो छोटी हो चुकी, ऑब्लिटर हो चुकी है। इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, किसी भी टिश्यू के पास में अगर लिग्निन प्रेजेंट होता है तो लिग्निन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, लिग्निन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। किसी भी सेल के सेल वॉल में अगर लिग्निन डिपॉजिट है तो वो उसको एडिशनल स्ट्रेंथ, एडिशनल रिजिडिटी देता है। और लिग्निन का काम है, स्क्लेरेनकाइमा का काम है सपोर्ट। जो स्क्लेरेनकाइमा का प्राइमरी काम है, इकलौता काम है, दैट इज सपोर्ट।
हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मेन मैकेनिकल सपोर्ट जो प्लांट बॉडी में प्रोवाइड करता है वो किसका काम है, स्क्लेरेन्काइमा का। जैसे हमने कोलेनकाइमा को हमारे मसल के एनालॉगस बताया था, वैसे ही स्क्लेरेन्काइमा को हम एनालॉगस बता सकते हैं, एनालॉगस टू अवर बोन्स। जो काम हमारी बोन्स करती है ना भाई, एक्स्ट्रा रिजिडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, वही काम यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा करता है। और अगर हम मसल्स की बात करें तो हमारी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और वही फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा भी प्रोड्यूस कर रहा था, कोलेनकाइमा भी प्रोवाइड कर रहा था। तो इस तरह से एनालॉगस आप करके याद रख सकते हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा के भी टाइप्स देखते हैं। भाई स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, बेसिक चीज़ें उनमें सेम है, लेकिन शेप और ओरिजिन के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लस ओरिजिन के बेसिस पे हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है स्क्लेरीड और दूसरा है फाइबर। ये दोनों ही स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है स्क्लेरीड में और फाइबर में। स्क्लेरीड जो होते हैं वो ओवल या स्फेरिकल शेप के होते हैं, ओवल या फिर स्फेरिकल शेप के होते हैं, जबकि फाइबर जो है वो इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड्स, टेपरिंग पॉइंटेड एंड्स, इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। स्क्लेरिड्स में अगर हम बात करें तो ये ओवल शेप का है और बीच में लिग्निन भर भर के डिपॉजिट है। भर भर के क्या डिपॉजिट है, लिग्निन, ये पूरा लिग्निन डिपॉजिट है। ल्यूमन जो है वो बहुत छोटा हो चुका है, ये सेंट्रल ल्यूमन जो है वो बहुत ही छोटा हो चुका है। फाइबर्स की अगर हम बात करें तो वो लंबे धागे होते हैं, इस तरह से फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी लिग्निन डिपॉजिट है, यहाँ पर भी पिट्स प्रेजेंट है। ये जो गैप हम छोड़ रहे हैं, दीज आर पिट्स, और बीच का जो स्पेस है दिस इज ल्यूमन। तो ये पूरा लिग्निन डिपॉजिट हो गया। ये टेपरिंग एंड्स, यहाँ पर देखो ये दोनों एंड्स जो हैं इनके वो पॉइंटेड हैं और बीच से इसका डायमीटर बड़ा साइज का है। तो ये हो गया हमारा फाइबर। फाइबर्स जो होते हैं दीज आर मोस्ट लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट बॉडी। अगर हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट्स के अंदर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल के अंदर में फाइबर्स का नाम आता है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, वो भी समझ लेते हैं। भाई स्क्लेरीड जो है वो हम इनको स्टोन सेल बुलाते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होते स्टोन सेल। कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वहीं पर स्टोन सेल हमें देखने को मिलेंगे। जैसे स्टोन सेल की अगर हम बात करते हैं तो पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, जब आप इन फ्रूट्स के पल्प को फीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई गुआवा के अंदर में उसके पल्प में कुछ ग्रिटीनेस आती है, कुछ दानेदार पार्टिकल्स होते हैं, वो दानेदार पार्टिकल्स एक्चुअल में स्टोन सेल ही होते हैं। पियर जो होता है नाशपाती, उसके अंदर भी गर्टिनेस आता है उसको खाते टाइम पे फ्रूट को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्टोन सेल। सपोटा, चीकू जो है उसको भी खाते टाइम गर्टिनेस आती है बिकॉज ऑफ स्टोन सेल। इसके अलावा ये सीड कोट में मिलते हैं, सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स, सीड। हाँ सर क्या हुआ? अच्छा